Assalamu alaikum everyone. I'm Mohammad Muzammil Junaid, your A-level business 9609 business instructor। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज की जो वीडियो है, अगर आप सब आज की वीडियो को गौर से देखते हैं, गौर से समझते हैं, जो बातें मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो आई कैन गारंटी यू योर ग्रेड। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। आज कोई सिलेबस की चीज़ नहीं है। जैसे देखा जाए सिलेबस हमारे पास मोटिवेशन थ्योरी है, हमारे पास यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट सिलेबस नहीं है। आज आज बेसिकली क्या है कि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हमने लिखना किस तरह है। अब मैं आपसे एक बात करता हूँ। आप सब ने सुना होगा कि अपने किसी सीनियर से, किसी टीचर से, या बिजनेस स्टडीज तो काफ़ी आसान होता है। ठीक है, बिजनेस तो मैथ में जैसे ट्रिग्नोमेट्री होती है, मैथ में जैसे फॉर्मूलाज है, मेंसुरेशन है, डिफरेंट चीज़ें हैं। बिजनेस स्टडीज में तो ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस स्टडीज तो कॉमन सेंस है, ये बातें तो किसी को भी पता हो सकती हैं। ठीक है, ये आपने अपने बहुत से सीनियर से, किसी से भी, किसी दोस्त से सुनी होगी। ठीक है, अब सर चेक करते हैं बिजनेस स्टडीज की ग्रेड स्टैटिस्टिक्स क्या है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। आई होप यू गाइस कैन सी ये। अब ये है कैम्ब्रिज की तरफ से ग्रेड स्टैटिस्टिक्स। दिस इज फॉर एएस लेवल, कि कितने बच्चे ग्रेड लेते हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितनी परसेंटेज है। अब देखते हैं बिजनेस को। बिजनेस की ग्रेड स्टैटिस्टिक्स, परसेंटेज ऑफ अचीविंग ए इज 15%, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट। अनग्रेडेड कितनी है बिजनेस की? 19.8, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट। ये तो आसान सब्जेक्ट था, ये तो कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट था, ये तो ऐसी चीजें तो कहीं से भी आ जाए। मैथ का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप नहीं कर सकते। बिजनेस स्टडीज तो कॉमन सेंस से आप कर लोगे। फिर ऐसा क्यों? सवाल तो ये पैदा होता है, ऐसा क्यों? उसकी जो रीजन है, ठीक है, उसकी जो वन ऑफ द मेन रीजन है कि बिजनेस स्टडीज में कैमरेज को भी पता है कि सिलेबस जो है इट्स प्रीटी जनरल। ऐसी चीजें बंदे को पता होती है। एक ह्यूमन माइंड इज केपेबल है कि अगर लो प्राइस की क्या फायदे होंगे, अगर इस जगह लोकेशन खोलो क्या फायदे होंगे, इस जगह लोकेशन खोलोगे क्या फायदे होंगे। ठीक है, बट व्हाट कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट्स कि जब आप आंसर लिखोगे तो यू विल बी फॉलोइंग सम असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, जो कैम्ब्रिज ने असेसमेंट अपने आउटलाइन में भी डिफाइन की। इवन देयर आर 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स जो कि कैम्ब्रिज कहते हैं हमें आपके आंसर में चाहिए। ओके, जस्ट अ मिनट, एक मिनट ड्रॉ मैंने। यस, so there are 4 assessment objectives. Number 1 is A01, which we call knowledge and understanding. The second one is application. थर्ड वन है जिसको हम AO3 कहते हैं, analysis. एंड द फोर्थ वन है जिसको हम AO4 कहते हैं, evaluation. हमारे पास ये 4 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे जाके आंसर लिखाते हैं। बच्चे सिर्फ कौन से 2 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स नेचुरली पूरे कर रहे होते हैं, या मोस्टली वो होते हैं ये 2। आंसर लिख आते हैं, कहते हैं हमें तो ये चीज़ पता थी। उनको पता नहीं होता एनालिसिस किस तरह करते हैं, उनको पता नहीं होता एवेल्युएशन किस तरह करते हैं। बस बात लिखा है, आंसर लिखा है, कहते हैं हमने। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप? एडवांटेज ऑफ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज क्विक डिसीजन मेकिंग। लिखा है, कहेंगे ओ माय गॉड यस, हमने आंसर लिखा है, हमने फुल लिखा है, आगे उसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर देंगे। ठीक है, बट जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में मार्क्स नहीं दिए होते। वहां पर बात होती है कैम्ब्रिज स्कैम है, कैम्ब्रिज एजुकेशन बिजनेस है। एजुकेशन बिजनेस तो है ही है, लेकिन कैम्ब्रिज मार्क्स नहीं देता, ये नहीं करता। बट आपकी भी तो गलती है। कैम्ब्रिज ने आपको असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हुए, आपने तो पूरे ही नहीं किए। आपने तो कभी गौर ही नहीं किया कि मैंने आंसर लिखना है किस तरह। बिजनेस में चाहे वो O लेवल हो चाहे वो A लेवल हो,
आपका जो सिलेबस कंटेंट है वो आपको आ जाएगा। सिलेबस से ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता हो कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैंने लिखना किस तरह है। मैंने आगे एग्जामिनर को तब लिखना है, एग्जामिनर मेरा आंसर पढ़ेगा तो उसको मैंने किस वे में लिखना है, किस स्ट्रक्चर में मैंने आंसर लिखना है। जर्नल बात तो हर बंदा कराता है और जर्नल बात के मार्क्स नहीं है। ए लेवल, इफ यू हैव डन ओ लेवल, आपको इस बात का पता भी होगा कि ओ लेवल में भी आंसरिंग थोड़ी सी आपको डिफरेंट होती है। बट ए लेवल में आके इट्स डिफरेंट। ए लेवल में आके यू हैव टू फॉलो एनालिसिस इवैल्यूएशन, ये चीजें एनालिसिस इवैल्यूएशन ओ लेवल में भी होती है। फिर नॉट, लेट्स लीव ओ लेवल, हम ए लेवल पे आते हैं। ए लेवल में एवैल्यूएशन के मार्क्स और एनालिसिस के मार्क्स आपके काफी ज्यादा है। ठीक है, इन एवरी 8 मार्कर यू हैव 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस, इन एवरी 12 मार्कर यू हैव 6 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन, एंड इन A2 आपके पास 20 मार्कर क्वेश्चन भी आ रहा है। सो अब सवाल ही पैदा होता है सर कि एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करनी किस तरह है। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग तो हमें समझ आ जाती, पॉइंट दिमाग में आ जाए, दैट्स नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, वो तो कैम्ब्रिज को पता है, यही बच्चे जो मार्क्स देते हैं इसी में ज्यादा देते हैं। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करनी किस तरह है, आखिर ये चीज क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ बच्चों कि एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन करते किस तरह, व्हाट्स द स्ट्रक्चर टू डेवलप अ डेवलप चेन ऑफ एनालिसिस, इवैल्यूएशन होती क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, एंड इसको करना किस तरह, आंसर में लिखना किस तरह, सो दैट यू गाइस कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स। एग्जामिनर तब तुम्हारा आंसर पढ़े, वो कहे ये बच्चा पढ़ कर आए, ही नोज हाउ टू राइट द आंसर। ठीक है। अब सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूं, वो ये है कि ये चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ये एक बिल्डिंग की तरह। ओके, एक बिल्डिंग बना लेते हैं हम लोग। मेरी बिल्डिंग को पोलियो हुआ है लेकिन चलो कोई नहीं। ठीक है, ये एक बिल्डिंग है और ये इसके 4 फ्लोर है, 1 2 3 और ये 4। ओके, दिस इज AO1, दिस इज AO2, दिस इज AO3 एंड दिस इज AO4 बिल्डिंग। अब ये बात याद रखना कि अगर एक भी फ्लोर नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है फ्लोर 1 नहीं होगा तो फ्लोर, लाइक फ्लोर 2 है फ्लोर 1 नहीं है, फ्लोर 3 है फ्लोर 2 1 नहीं है, फ्लोर 4 है बाकी 3 नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसी तरह इन योर आंसर यू नीड टू हैव AO1 सो दैट यू कैन गेट मार्क्स फॉर AO2। आपका AO1 होगा तो आपको AO2 के पूरे मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका AO1 AO2 होगा फिर जाके आपको AO3 के पूरे मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके ये सारे तीन होंगे देन जाके आपको AO4 के मार्क्स मिलेंगे। इफ यू स्किप वन असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स, अगर 8 मार्क में तो AO4 नहीं होता, बट इफ यू स्किप एनी ऑफ द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव इन एनी ऑफ योर आंसर, आपका मार्क दूसरे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव का कटेगा। ये कैम्ब्रिज ने डिफाइन भी किया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट मींस कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 8 मार्क का क्वेश्चन लिखा तो ऐसा नहीं आपने एनालिसिस कर दिया, आपने नॉलेज एंड एप्लीकेशन दी नहीं। अगर आप नॉलेज एंड एप्लीकेशन नहीं देते, एनालिसिस करते, आपका एनालिसिस को भी, आपके एनालिसिस को भी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात मैं इधर लिख भी देता हूँ, दैट रिमेंबर, यू नीड टू fulfill all required assessment objectives asked in question to gain full marks. Missing even one assessment objective will lead to loss of marks of all assessment objectives. This means that एक मिनट बस, as they are interlinked.
तो हमने क्या सीखा कि आपने जो अपने असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे फुलफिल करने हैं, ठीक है। ये नहीं कि A01 मिस करके A2 A3 करा है तो उसमें आपका मार्क A02 का भी कटेगा A3 का भी कटेगा, ठीक है। आपने अपने सारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स करने हैं सो दैट यू विल गेन मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आपने कोई असेसमेंट ऑब्जेक्टिव मिस नहीं करना, ठीक है। और आपने जो है एक ओके, सो नाउ हम ये देखते हैं कि और हम ये देखते हैं कि इवैल्यूएशन और एनालिसिस करने किस तरह है, ठीक है। अब इसको जरा मैं एक मिनट स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ठीक है। कि व्हाट इज अ डेवलप्ड चेन ऑफ एनालिसिस, एक एनालिसिस करने किस तरह है, ठीक है। और इसको इसका स्ट्रक्चर क्या है। सो इधर मैं लिखता हूँ अब डेवलप्ड चेन ऑफ एनालिसिस स्ट्रक्चर। एक पॉइंट अगर लिखना है, एक चेन ऑफ एनालिसिस बनानी है तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। फॉर्मूला, ओके। ये बात याद रख लो, इसके भी आगे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये फॉर्मूला जो है काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपने देना है पॉइंट, पहले लिख देता हूँ पॉइंट, सिंपल। आपने बताना आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका पॉइंट क्या है। प्लस कॉज, मैं कहता हूँ ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हेल्प्स अस इन क्विक डिसीजन मेकिंग। क्यों? क्योंकि जो लीडर है उसके पास सारी अथॉरिटी होती है टू मेक डिसीजन, वो अपने एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेट नहीं करवाता। ये मैंने इसलिए जो मैंने बात की उसकी वजह ये है। पॉइंट हो गया बात क्या की है, कॉज हो गया कि जो बात की है उसकी क्यों की है ये बात, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे अली नहीं पसंद, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर कोई अली देख रहा है ऐसा नहीं है, अली लव यू। लेकिन अगर मैं कहता हूँ अली मुझे नहीं पसंद, क्यों नहीं पसंद, क्यों मैंने ये बात की, ठीक है। पॉइंट प्लस कॉज, फिर प्लस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इन P1 तो वेरी इंपॉर्टेंट है। P2 में आपने केस स्टडी की इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ठीक है। इसको मैं जरा यूज कर देता हूँ कि P1 गिव एग्जाम्पल whichever you like, ठीक है। लाइक अगर आपको कोई सिचुएशन डिस्क्राइब की हुई है तो सिचुएशन के हिसाब से वट एवर एग्जाम्पल यू कैन मेक, ठीक है। अभी हम लोग वो देख नहीं रहे। P2 यूज केस स्टडी। P1 P2 नहीं देख रहे हम, सिर्फ अभी मैंने बता दिया फिर भी, लेकिन अभी हम लोग P1 P2 को प्रॉपरली नहीं देख रहे। सो वो हम आगे अपने सेशंस में देखेंगे उनके आंसर्स और सॉल्यूशंस किस तरह करने। तो पॉइंट प्लस कॉस्ट प्लस एग्जाम्पल हो गई, हमने कोई भी एग्जाम्पल दी, मुझे जैसे अगेन कमिंग टू अली एग्जाम्पल, मुझे अली नहीं पसंद। मुझे अली क्यों नहीं पसंद? अली लेट आता है। मैंने एग्जाम्पल दी कि परसों नानी के घर अली जो है मैंने उसको बुलाया था 4 बजे, ये 6 बजे है। मैंने एग्जाम्पल दे दी, ठीक है। अब आगे फिर मैंने देना है इम्पैक्ट 1 प्लस इम्पैक्ट 2, ठीक हो गया। इम्पैक्ट 1 प्लस इम्पैक्ट 2। अब इम्पैक्ट 2 इज ऑप्शनल, बट मैं जो हूँ, मैं जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यही कहता हूँ दोनों इम्पैक्ट लिखो। क्यों लिखो? ताकि एग्जामिनर आपका आंसर पढ़े और स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन है, आपका मार्क कहीं काट ना सके उसको, कहीं ऐसा ना लगे, कहीं वो अनश्योर, कहीं उसको सोचना ना पड़े, ठीक है। हर चीज उसके सामने, ठीक है। तो फिर आपने देने दो इम्पैक्ट। मैंने बात की, क्या बात की, मैंने उसकी एक मिसाल दी और फिर मैंने उसका एक असर बताया, असर, ये इस बात का असर हुआ, ठीक है। तो अगर मैं अली और एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूँ, अली मुझे नहीं पसंद, ठीक है, क्योंकि अली क्या करता है, अली लेट आता है। अली लेट क्यों आता, फिर मैंने उसकी एग्जाम्पल दी, ठीक है।
इसका असर क्या पड़ा? इसका असर ये पड़ा कि नानी घर अली लेट आए तो नानी नाराज हो गई। सॉरी। नानी नाराज हो गई, ठीक है। अली के लेट आने से कोई से हमने कोई चीज सेटअप करवानी थी अली से, वो नहीं हो पाई, ठीक है। इस तरह करके मैंने असर बताने के इस बंदे के, मैंने जो बात की है उसका असर क्या पड़ेगा बिजनेस पे, दो असरात बताने, ठीक है। प्लस, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस कॉन्सिक्वेंस, नतीजा क्या निकला इस बात का, प्लस लिंक टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव। बस, ये कुछ चीजें दिखने में बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये एक बात ब्रेक डाउन कर ली हमने, ठीक है। हमने कोई भी बात करनी में इस फॉर्मूले के साथ करेंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा लिखना। और ये मेरा पहला जो लेसन है वो ये क्यों है, वो इस वजह से है ताकि हम आगे जैसे भी चैप्टर्स पढ़े, हम लोग चैप्टर्स के साथ साथ तब एक भी चैप्टर पढ़ेंगे साथ में, उसके एक दो क्वेश्चंस कराऊंगा, तो हम ये चीज पे फोकस करें, हम अपना माइंड डेवलप ही शुरू से ही चेन ऑफ एनालिसिस अपने किस तरह करनी, इस चीज पे ले आए। क्यों ले आए? ताकि हमारी प्रैक्टिस इस तरह होते रहे कि जब हम P1 P2 के सवालात करें, हमारे लिए कोई नई चीज ना हो, हमारे लिए कोई डिफिकल्टी ना हो, हमारे लिए एंड में कोई एकदम से नई चीज आती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी से ही बच्चे इस ट्रैक पे आ जाएंगे तो एंड में वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हमने सीखा? पॉइंट प्लस कॉस्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस टू इम्पैक्ट प्लस कॉन्सिक्वेंस। अली लेट है, नानी नाराज हो गई, कोई काम नहीं हुआ, इसका नतीजा क्या लेगा? जो नानी की बर्थडे थी अच्छे से नहीं हो पाई, अच्छे से जब नानी की बर्थडे नहीं हो पाई तो नानी अपने गांव वापस चली गई। बड़ी कोई अजीब सी एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी मैंने बात पूरी एनालिसिस बना के दिखाई है, ठीक है। और एग्जामिनर भी बात जो भी लिखो, अगर तुम्हें पूरे एनालिसिस पूरे कर रहे हो ना, ठीक है। मेरे सर कहते हैं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बिजनेस, बिकॉज हर बात कहीं ना कहीं एप्लीकेबल हो सकती है, बट द वे यू राइट इट मैटर्स, ठीक है। सो अब हमने ये देखा कि ये एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं एक फाइल खोलता हूँ। यस। अब दिस इज 8 and 12 मार्क आंसरिंग लेआउट, वो पूरी चीज अभी हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इट्स जस्ट आई वांट टू शो यू गाइस कि स्ट्रक्चर क्या है। अब ये देखो, ये मैं इन नोट्स में पेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। यस। सो दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव। ओके, सॉरी, दिस इज द स्ट्रक्चर वी हैव, इसको जरा गौर से देखो। तो जो पैराग्राफ वन है, ये पैराग्राफ छोड़ दो बेशक, लाइक व्हाट्स द चेन ऑफ एक प्रॉपर डेवलप्ड एनालिसिस का स्ट्रक्चर। सबसे पहले आपने अपना पॉइंट देना है, फिर आपने उसकी वजह बतानी, क्यों दिया आपने, कॉज वाई, फिर आपने एग्जाम्पल दी, ठीक है। अगर केस स्टडी तो केस स्टडी से लिंक करके दी, दो इम्पैक्ट्स कॉन्सिक्वेंस लिंक टू बिजनेस ऑब्जेक्टिव। ये बात रट लो, कोई भी पॉइंट एक्सप्लेन करना है ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है, एंड यू कैन राइट माई पॉइंट इज द कॉज ऑफ दिस, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट इम्पैक्ट, द सेकंड इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट वर्ड्स भी हैं, ठीक है। तब अपना चेन ऑफ एनालिसिस का आंसर बना रहे हो, लिख सकते हो द इम्पैक्ट ऑफ दिस, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, एंड इट विल बी लिंक्ड विद दिस बिजनेस ऑब्जेक्टिव, ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। और मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, लिखो, ठीक है। मैंने भी ऐसे इंपैक्ट वर्ड्स यूज किए तो ये काफी एग्जामिनर के लिए चीज आसान कर देते हैं। एग्जामिनर इंपैक्ट देख रहा होता है, वो देखता है इंपैक्ट, फॉर एग्जांपल मैं एग्जामिनर हूं, मैंने खोला, बच्चे ने लिखा था इम्पैक्ट ऑफ दिस, तो मुझे समझ आ जाएगी ये एनालिसिस हो रहे हैं। लेवल 3 एनालिसिस, लेवल 2 एनालिसिस, लेवल 1 एनालिसिस, वो भी बाद में देखेंगे। तो लेवल 3 एनालिसिस हो रहे थे, और फिर उसके हिसाब से उसको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। P1 में बच्चे स्कोर 40, लेकिन P1 40 आउट ऑफ 40। और दैट्स द डिफरेंस, सी ग्रेडर को भी और ए ग्रेडर को, दोनों को भी सिलेबस आता होता है। डिफरेंस कहाँ आता है? हाउ दे राइट द आंसर। अब इसकी एक हम लोग एग्जांपल देखते हैं सिलेबस से। सो ओके, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन टू एडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग। हम सिर्फ एक ही देखेंगे विद द स्ट्रक्चर। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, वन एडवांटेज, अब पॉइंट दिया, मैंने बात क्या की, दैट वन एडवांटेज ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग इज दैट वर्कर्स डेवलप न्यू स्किल्स, मैंने ये बात की, ठीक है। अब मैंने ये बात क्यों की? क्योंकि मैंने इसलिए की कि जब एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है वो न्यू स्किल इसलिए डेवलप कर लेता है क्योंकि उसकी जो एबिलिटी है टू परफॉर्म टास्क वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने ये बात इसलिए की, ठीक है। मैंने बात की
कि एक एडवांटेज है कि एम्प्लॉय के स्किल्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि एम्प्लॉय अब ताज ज़्यादा इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकता है। बात समझ आ गई? मैंने ये बात कर दी। अब मैंने इसकी देनी है एक मिसाल। मैंने बात की, अब इसकी मिसाल भी दो। मिसाल मैंने ये की कि सुपर मार्केट है, जैसे ले लेते हैं इम्तियाज सुपर मार्केट। ठीक है। अब इम्तियाज वालों ने इंट्रोड्यूस कर दिया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है। अब एम्प्लॉय को, मैं गरीब आदमी, मुझे तो पता ही नहीं है किस तरह होती है। ठीक है, ये तो एआई आ गया, तो सैंस आ गई है। ठीक है। अब इम्तियाज कहते हैं हम आपको देंगे ट्रेनिंग कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। उन्होंने मुझे दी ट्रेनिंग, फिर मुझे समझ आया इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ये होता है कि आपको पता चलता है कितनी इन्वेंट्री आपकी बिक गई है, कितनी रह गई है, किसको रीऑर्डर करना है। ठीक है। शॉर्टेजेस हो रही है, नहीं हो रही। ठीक है। इस तरह करके मुझे समझ आ गया ये सिस्टम है। अब इसका असर क्या पड़ेगा? ठीक है, असर ये पड़ेगा सबसे पहले तो कि अब गलतियां कम होंगी एम्प्लॉय से। पहले जहां तुक्के लगाते थे कि 4 रह गए, 5 रह गए, बाजी 6 रह गए, अब उनके पास प्रॉपर रिजल्ट है, लेस एरर्स होंगे। ठीक है। एक तो ये असर पड़ेगा। दूसरा असर क्या होगा कि शॉर्टेजेस कम होंगी। जैसे ही उनको पता, उनकी इन्वेंट्री में उनके सामने आ जाएगा, उन्होंने टैब खोला कि यार ये तो कम हो रही है, तो शॉर्टेज हो रही है चीज, उसी वक्त रीऑर्डर कर देंगे, दोबारा स्टॉक में आ जाएगी। ठीक है। ये मैंने दो असरात बता दिए। सिंपल सिंपल एक लाइन ही बता दी, देयर इज नो, इसमें कोई मसला नहीं है। ये शायद लग बड़ा, अभी दिखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा है, बट व्हेन यू विल राइट इट इट्स लाइक 4 to 5 लाइन्स। बात सीधी 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 बात, नो बकवास। ठीक है। तो बात समझ आ गई यहाँ तक। बट फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि अब कस्टमर्स जो है वो जब भी इम्तियाज आते हैं, उनको जो उनका प्रोडक्ट है वो मिल जाता है, बिकॉज शॉर्टेजेस तो होती नहीं है। एम्प्लॉयज को इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की समझ आ गई उनकी ट्रेनिंग की वजह से, और उनको प्रोडक्ट उनको मिल जाता है। ठीक है। और इससे हुआ क्या? बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अगर लिंकेज बनाए तो इम्तियाज की सेल्स बढ़ गई, इम्तियाज का रेवेन्यू बढ़ गया, जिस वजह से वो फ्यूचर में जाके एक्सपैंड कर सकते हैं अपना, उनका मार्केट शेयर बढ़ गया। ठीक है। पॉपुलैरिटी उनकी बढ़ गई, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। अब समझ आई एक प्रॉपर डेवलप्ड चेन ऑफ एनालिसिस, देखा है किस तरह चीजें स्ट्रक्चर्ड है। समझ आई कुछ? ये चीज होती है जो आपको बिजनेस में मार्क्स लेके देती है। एम्प्लॉय ट्रेनिंग की मैं किसी से भी जाके पूछूं, अगर मैं, आपने कभी सिलेबस नहीं पढ़ा, मैं ओ लेवल के बच्चे से भी जाके पूछूं, वो भी कोई ना कोई मुझे फायदा बता देगा। ये तो बिजनेस, ये तो कैमरिज को भी पता है भाई, इतनी कैमरा सिस्टम है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? हाउ डू यू राइट द आंसर? प्लीज प्लीज प्लीज, आई, आगे जो कोर्स है उसमें हम करेंगे भी। ठीक है। एंड इफ यू आर अ पार्ट देन इट्स गुड, बट इफ यू नॉट अ पार्ट, फिर भी करो मेहनत अपने स्ट्रक्चर पे। ठीक है। आंसर जितना लिखोगे उतना बेहतर होगा। ठीक है। सो एएस में ग्रेड आता है तो जाके ए टू में आता है, फिर वो अक्टूबर नवंबर, सर मैंने तो 1000 पेजेस भरे थे, मुझे मार्क्स नहीं दिए। 1000 पेजेस के बाद तुमने लिखी नहीं, तो तुम्हें क्यों देगा मार्क्स? तुम सिर्फ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन कर आते हो, चाहे तुम 1000 पेजेस पे करो, तुम उतने उसके इतने ही मार्क्स देगा। एग्जामिनर को जितने मार्क्स बनते हैं उतने देता है। अब कैम्ब्रिज ने ट्रांसक्रिप्ट देना शुरू कर दिए। आप लोगों को पता चल गया होगा, अब आपकी ट्रांसक्रिप्ट अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, आपके स्कूल वाले आपको दे देते हैं। अगर कैम्ब्रिज ज्यादती करता होता, क्यों देता? कभी पागल है कैम्ब्रिज? कैम्ब्रिज कहते हैं पढ़ो, लड़ाई को पढ़ो, अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखो तुम लोग गलतियां क्या कर रहे हो। उधर उन्होंने लिखा हुआ तो नहीं होता, लेकिन बता देते हमने यहाँ इसको इस चीज के मार्क दिए, यहाँ इस चीज के मार्क दिए, यहाँ इस चीज के मार्क नहीं दिए। तो हम आगे, मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट है, हम उनको भी देखेंगे, एनालाइज करेंगे, बट अंडरस्टैंड द थिंग। ठीक है। अब ये हो गए हाउ डू वी डू एनालिसिस। किसी का कोई सवाल कुछ हो तो दे कैन राइट इट डाउन। मैं अपनी ईमेल बताऊंगा, यू गाइस कैन ईमेल मी। एंड कोर्सेज में आगे लाइव क्लासेस भी होंगी वीकली, आई विल कम लाइव, 1 to 1 बात करेंगे आप सबसे। सो उसमें भी इफ यू गाइस हैव सम क्यूरीज यू कैन राइट इट डाउन, अभी लिख लो, एंड देन यू कैन आस्क मी। ठीक है। अब दोबारा चलते हैं अपने नोट्स पे, और आते हैं एक और नए शाकार पे, जो कि है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन क्या होती है? ठीक है, बात करते हैं जरा। किस किस को लगता है इवैल्यूएशन एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं? हाथ खड़ा करें। दिल पे हाथ रखे, दिल पे हाथ रखा, खड़ा करें। यस, मुझे भी लगता था कि एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। और जिस जिससे भी हाथ खड़ा किया, यस सही हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है। बट क्या सिर्फ ये होती है वैल्यूएशन में? एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके अलावा और कुछ नहीं होता? बताओ। अगर आपका आंसर है हाँ, और अभी आप ये वीडियो एग्जाम से 1 दिन 2 दिन पहले नहीं देख रहे, तो यू आर प्रेटी गुड टू गो, फिर आप समझ जाओगे। लेकिन अगर आप ये आखिरी दिन देख रहे हो एग्जाम से, फिर थोड़ा सा मसला है यार, फिर रात तहज्जुद पढ़ के सोना।
तो खैर इवेल्युएशन के पार्ट्स होते हैं। इवेल्युएशन में मैं आपको बताता हूँ आता क्या क्या है। ठीक है, इवेल्युएशन का मतलब होता है टू इवेल्युएट। ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा, इवेल्युएट दिस व्यू। ओके, सो वैल्यूएशन आगे होती क्या, और इसके 12 मार्क में 6 मार्क्स हैं। 6 मार्क्स हैं वैल्यूएशन। ठीक है, सबसे पहली बात तो यस, डिसएडवांटेज कह सकते हैं, लेकिन इसको कहते हैं मिनी इवैल्यूएशन। ये वैल्यूएशन एक पार्ट है बस, एक दो मार्क वाला पार्ट। इसको मैं कहता हूँ मिनी इवैल्यूएशन। ओके, आपने बात की, आपने स्टेटमेंट से डिसएग्री किया, आपने स्टेटमेंट से एग्री करके उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, आपने डिसएग्री करके काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया। स्ट्रक्चर में आगे बताऊंगा। दिस इज वन पार्ट ऑफ द इवैल्यूएशन जिसको मैं कहता हूँ मिनी इवैल्यूएशन। इसका एक दो मार्क। फिर आती है अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन। ये है सेकेंड, तो फर्स्ट पार्ट कह देते हैं, ये है सेकेंड पार्ट ऑफ योर इवैल्यूएशन। ये क्या बात की है सर आप, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन ये क्या होती है, बताते हो मुझे। सवाल है आपसे, इज बिरयानी द बेस्ट फूड इन पाकिस्तान? ठीक है, आपने पहले बता दिया यस सर, बड़ी मज़ेदार होती है, चिकन भी होता है। ठीक है, कराची चिकन बिरयानी बड़ी अच्छी ये। लेकिन फिर आपने, अब ये मैं मिनी वैल्यूएशन करता हूँ, आपने पहले स्टेटमेंट से एग्री किया यस होती है, कोई फायदा, एनालिसिस किए प्रॉपर। फिर आपने कहना नहीं यार सर, लेकिन बिरयानी में ना इलायची भी होती है, तो इतना इतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, फिर आपने डिसएग्री करना, नहीं बिरयानी सबसे अच्छी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने कहना है बिरयानी के चावल होते हैं, चावल फैटनिंग होते हैं। ठीक है, बिरयानी इतनी फायदेमंद नहीं, इतनी मज़ेदार नहीं होती। लेकिन फिर आपने कहना है बिरयानी का टेस्ट होता है, लोग अभी भी बिरयानी को अगर आप पेप्सी के साथ पी लो, आपको ज़्यादा मज़ा आता है। ये बात है आपने की, आपके दिल में नहीं वैल्यूएशन भी होगी, आप जो बात कर रहे हो आपने उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया। फिर आप देते हो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी, जहाँ आप कहते हो नहीं, बिरयानी के अलावा निहारी भी काफ़ी मज़ेदार है। ठीक है, निहारी इज़ द बेस्ट पाकिस्तानी फूड एवर प्रोड्यूस। तो ये मैंने इवेल्युएशन की, मैंने क्या बिरयानी को इवेल्युएट करके मैंने एक और भी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी दी। ठीक है, जिससे मैं कहता हूँ निहारी। अब किसी का कोई डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है, मेरा ओपिनियन है। ठीक है, मेरा भी ऐसा ओपिनियन नहीं है, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ। तो आप कहते हो नहीं बिरयानी क्यों, सॉरी निहारी, निहारी क्यों, क्योंकि निहारी को रोटी के साथ खाओ, उसकी मजा ही अलग है। ठीक है, फिर उसी तरह मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, जो हमने चेन ऑफ एनालिसिस वाला फॉर्मेट देखा उस तरह मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी अपनी एक्सप्लेन की, और फिर ये मेरे हो गए दो पार्ट्स, एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। फिर अब मैंने दोनों ऑप्शन, मैंने पहले बिरयानी को देखा, फिर मैंने निहारी को देखा। ठीक है, मैंने दो ऑप्शन देखे, अब मैं दूंगा अपना कंक्लूजन, जिसमें मैं कहूंगा मेरे हिसाब से कि दोनों ही अच्छी चीजें। ठीक है, मैं दोनों का हल्का फुल्का कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी भूख लगी है तो निहारी इज द बेस्ट, बट इन द लॉन्ग टर्म आपका टेस्ट अगर कोई रहेगा, दैट्स योर बिरयानी। ठीक है, सो कंक्लूजन, ये तीन मिलके आपकी पूरी इवैल्यूएशन बनाते हैं। एंड वन प्रो टिप, रिमेंबर, रिमेंबर वाली बातें हमेशा याद रखना। ऑलवेज मेंशन शॉर्ट स्लैश लॉन्ग टर्म effects in your आंसर। हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म इफेक्ट और लॉन्ग टर्म इफेक्ट अपने आंसर में बताना, एग्जामिनर को बहुत पसंद है। जो जो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेकर आता है उसको पक्की बात है मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्ट्स में भी है। सो हमेशा हमेशा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट लिख कर आना है अपने आंसर में। ठीक है, सो ये तीन चीजें आपकी कंक्लूजन, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी एंड डिसएडवांटेज, जो कि मिनी इवैल्यूएशन है, ये आपकी इवैल्यूएशन बनाती है। एंड दिस इज व्हाट अ प्रॉपर इवैल्यूएशन लुक्स लाइक। इवैल्यूएशन होता है ऑप्शंस को इवैल्यूएट करना। आपको सिर्फ क्वेश्चन में एक ऑप्शन बोली होगी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, दिस इज दिस। फॉर एग्जांपल
हर्ट्जबर्ग की जो थ्योरी है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर मोटिवेशन। आप उसके पहले इवैल्यूएट करोगे, फिर आप कहोगे नहीं हर्ट्जबर्ग के अलावा मैस्लो भी अच्छा है, और फिर आप इसको कंक्लूड करो। बाद से आप एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दोगे, आप कहोगे इवैल्यूएट करना है। ठीक है, इवैल्यूएशन हमेशा दो चीजों की। सो ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, मैं कहता हूँ टूटी फूटी इंग्लिश लिख कर आओ, आई डोंट नो कि डबल्स वाली लगी है, लेकिन ये चीजें लिख कर आना। ठीक है, हाई फाई एक बहुत हेवी किस्म की अंग्रेजी लिखने के मार्क्स नहीं है। दिस इज नॉट एन इंग्लिश एज अ फर्स्ट लैंग्वेज, दिस इज बिजनेस स्टडीज। यहाँ बात जो लिखनी है एज एनालिसिस लिखनी है, और पॉइंट टू पॉइंट बात लिखनी है, जो एग्जामिनर ने मांगा है वो लिखनी है। ठीक है, अब हम जरा इसका एक स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका आंसर पढ़ते हैं। ठीक है, सो दिस इज अ 12 मार्कर। ठीक है, अब सबसे पहले इधर हमें क्वेश्चन क्वेश्चन चलो मैं भी छोड़ता हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमें दिया हुआ है पॉइंट कॉज, हमने वही, ये तो ऊपर एनालिसिस वाली चीज होगी क्योंकि 2 मार्क एनालिसिस की भी होते हैं। फिर ये देखो, मिनी वैल्यूएशन काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो बात की है उसका आपने बताना है। कि मैं कहता हूँ कि एक और एग्जांपल है, मुजम्मिल जो है काफी अच्छा ओपनिंग बैट्समैन है क्रिकेट में। ठीक है, मैंने उसके सारे पॉइंट कॉस एग्जांपल सब दे दिए। ठीक है, फिर लेके मैं उसका एक मिनी इवैल्यूएशन करता हूँ कि मुजम्मिल के आगे तब अली आगे बॉल करता है तो मुजम्मिल आउट हो जाता है हमेशा। ठीक है, अपनी ही बात का एक थोड़ा सा काउंटर भी दिया, हर बात हमेशा सच तो नहीं हो सकती ना, तो उसी बात का काउंटर दिया। ठीक है, पहले स्टेटमेंट से एग्री करके ये किया, फिर स्टेटमेंट से डिसएग्री करके ये किया। एंड यू कैन एग्री ऑन द बोथ बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स पे एग्री कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अगर आपको डिसएग्री का पॉइंट है तो कर दो, इट्स मोर बेटर, बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, अगेन दोनों पैराग्राफ्स में यू हैव टू डू मिनी मिनी इवैल्यूएशन, जिसको मैं कहता हूँ काउंटर आर्ग्यूमेंट। देन कम्स द इम्पोर्टेंट अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। 4 पैरा सी गेम है 12 मार्कर यार। अच्छा, पैराग्राफिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं लिखा नहीं है कैमरे से 4 पैरा होंगे तो मार्क्स होंगे, वरना हम तो हमारे पेपर पढ़ेंगे भी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका पैरा ना भी हो एग्जामिनर पूरा पढ़े, लेकिन हम पैरा क्यों बनाते हैं, एग्जामिनर की थोड़ी चीज ईजी हो जाए, हमारी बात एग्जामिनर पढ़े। ठीक है, सो थर्ड थिंग इज अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी। ओके, अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी में आपने एक सबसे पहले तो स्ट्रैटेजी बतानी है कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, फिर आपने बताना है उसका कॉज क्यों बता रहा हूँ, फिर आपने बतानी है अच्छा किस तरह ये बेहतर हो सकती है, एंड देन आपने एग्जांपल देनी है। बिल्कुल सीधी सीधी चीजें ये उर्दू में भी, अगर मैं उर्दू में करके बता रहा हूँ कि मैंने बताया मैस्लो की थ्योरी अच्छी है, क्यों अच्छी है, क्योंकि उसमें सारे हिरार्कियल लेवल जो है वो डिफाइंड है, तो ये बेटर किस तरह होगी, हर्ट्जबर्ग में डिफाइंड नहीं है, मैस्लो में डिफाइंड है, दैट्स व्हाई मैस्लो इज मोर बेटर। ठीक है, फिर मैंने उसके मिसाल दे दी। ठीक है, कि इधर मैस्लो की थ्योरी अप्लाई हो सकती है, मैस्लो लव एंड बिलोंगिंग, ये मैं बिजनेस के लव एंड बिलोंगिंग को भी कवर कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन कर दी कोई, अगर फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, तो मुझे मैस्लो की थ्योरी से मुझे ज़्यादा फायदा मिलता है एज कम्पेयर टू हर्ट्जबर्ग। ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन, यू कैन राइट हर्ट्जबर्ग टू, लेकिन अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी अगर हर्ट्जबर्ग पूछा हुआ तो मैस्लो की अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी दोगे ना। अब ये तो नहीं अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी में भी हर्ट्जबर्ग है। खैर, तो फिर हमने 2 इम्पैक्ट्स बताने, फिर कॉन्सिक्वेंस, ऑब्जेक्टिव लिंक, एंड अगेन अपनी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी का भी यू कैन गिव मिनी एवेल्युएशन। जो मैंने अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी की है वो भी मैं बता सकता हूँ कि मैस्लो की थ्योरी भी, मतलब मैस्लो की थ्योरी का एक बहुत बड़ा ये है कि हर बंदे के लिए जो लेवल ऑफ हिरार्की डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी का भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा काउंटर दे दिया। ये एक एक लाइन में भी लिख दोगे तो दैट्स मोर देन इनफ। ओके, लास्ट पैरा, दैट्स योर दैट्स योर कंक्लूजन, कि कौन सी ऑप्शन सबसे बेहतर है, इसको पढ़ भी लो। विच ऑप्शन इज द बेस्ट, दोनों ऑप्शन को कंपेयर किया, आपने बताना आपने कौन सी ऑप्शन चूज की। ठीक है, आपने उसको किसी कॉन्टेक्स्ट या कोई भी एग्जांपल के साथ लिंक किया, केस स्टडी के साथ लिंक किया, शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट बताया, और आंसर अपना वहां पे फाइनल आंसर करके कि फिर अच्छा आखिर में ये बात है, आपने अपनी बात को खत्म कर दिया। 12 मार्कर क्वेश्चन का ये एक थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लो, और ये आपने देख लिया कि हाउ डू यू डेवलप योर इवेल्युएशन। ओके, एक डेवलप्ड इवैल्यूएशन किस तरह लगती है। अब हम लोग ये देख लो एक दफ़ा। ठीक है, अब अगर नोट्स में जो है हमारे, उसमें मैं ये स्क्रीनशॉट लेके अटैच भी कर दूंगा, बट यहाँ जो वीडियो देख रहे हैं वो ये चीज़ देख रहे हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। सो दैट्स योर स्ट्रक्चर, एंड ऑलवेज व्हेन यू डू इवैल्यूएशन फॉलो द स्ट्रक्चर। एंड नाउ वी विल सी अ एग्जांपल क्वेश्चन। Marketing is the most important factor that will affect the this is success of a new coffee shop. ठीक है, मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल अफेक्ट द सक्सेस ऑफ न्यू कॉफी शॉप। ओके, इसका सबसे पहले तो मैंने किया एग्री। हाँ,
मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट लिखा, मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। मैंने कॉज दिया कि शॉप नहीं है, ठीक है, लोगों को पता नहीं होगा, तो मार्केटिंग करेंगे तो लोग आएंगे। फिर मैंने एग्जांपल दी कि आप कर सकते हो बाय वन गेट वन की फ्री मार्केटिंग, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या, असर क्या होगा कि ज्यादा कस्टमर्स आएंगे, ठीक है, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो ज्यादा वर्ड टू माउथ प्रमोशंस भी होंगी। इसका नतीजा क्या निकलेगा, कॉफी शॉप की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज आ जाएगी और उसकी रेवेन्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह बिजनेस को हेल्प करेगा, बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म में से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज कर सकता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव करेगा। लेकिन काउंटर आर्ग्यूमेंट मैंने ये दिया मेनी वैल्यूएशन के मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं होगी अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी थोड़ी सी ऑफ हो, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि यार ये बात जो है ना मार्केटिंग वाली है तो सही, लेकिन अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑफ है तो मुझे लग रहा है कि मार्केटिंग इफेक्टिव नहीं होगी। पैराग्राफ 2 में आई डिसएग्रीड, यू कैन गाइस कैन रीड इट हियर, कि मैं कहता हूँ नहीं मार्केटिंग इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आते हैं पैराग्राफ 3 में, दैट्स अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी। अब मैंने अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या दी कि मार्केटिंग के अलावा फोकसिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी इज इक्वली मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी कस्टमर स्ट्रैटेजी पे अगर फोकस करें दैट वुड बी मोर बेटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉफी जो है वो ऐसी चीज है, अगर आपने वहां ब्रांड लॉयल्टी बनानी है ज्यादा से ज्यादा, तो हाई क्वालिटी कॉफी और फ्रेंडली कस्टमर सर्विस आपको रिपीट परचेजेस में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये चीज बिजनेस के लिए बेहतर क्यों होगी, क्योंकि तब नए कस्टमर्स बार बार वापस आएंगे तो आपकी पर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो होती है वो कम होगी, ठीक है, और आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ रेवेन्यू बन जाएगा। बात एक एक लाइन लिखी हुई है, बात पूरी पूरी एक्सप्लेन हुई है। अगेन पूरे पूरे पैराग्राफ छाप दोगे जिसमें कोई बात एक्सप्लेन हुई तो फिर आपको ही नुकसान है, ठीक है। एप्लीकेशन दे दी, ठीक है। कॉफी शॉप मैंने एग्जांपल दे दी, कॉफी शॉप जो है वो फॉर एग्जांपल प्रीमियम कॉफी, स्टाफ की ट्रेनिंग, एम्बियंस में फोकस कर सकती है, ठीक है। इससे होगा कि असर क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होगी, कस्टमर ज्यादा वापस आएगा, ठीक है। और कॉफी शॉप अपने फ्रेंड्स अपने दोस्तों सबको रेकमेंड करेगा, ठीक है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ही निकलेगा आपकी कस्टमर लॉयल्टी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेपुटेशन कायम हो जाएगी। यू गाइस रीड इट, साथ साथ खुद भी पढ़ो ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। और इसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ क्या लिंक है कि बिजनेस का गेन इन द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, वही सभी लिखते हैं। प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा, मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाएगा, विच कैन हेल्प यू इन एक्सपेंशन, एनीथिंग यू वांट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आपकी मर्जी, आपने क्या लिखना है, ठीक है। बट मैंने यहाँ क्या लिखा है कि मैंने इसका भी, इस बात को भी मैंने एक थोड़ा सा काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, ठीक है, कि अगर बिजनेस कंपेटिटिव मार्केट में अचीव करता है, कंपेटिटिव मार्केट में अब क्या करते हैं, ऑपरेट कर है, ठीक है। ये जो हमारी अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ तब ज्यादा काम करेगी, ज्यादा अप्रोप्रिएट तब होगी जब अगर बिजनेस कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट करे जहां एक्सपीरियंसेस पे गेम चले, ठीक है। कॉफी शॉप ज्यादातर प्राइसेस पे नहीं खेलती, एक्सपीरियंसेस पे खेलती हैं, बिकॉज एवरीवन वांट्स के वो शायद 10 रुपए या 10 रुपए तो कम, मैंने बहुत 200-300 रुपए की महंगी कॉफी पी लेंगे बट एक अच्छी एम्बियंस में जहाँ उनको मेंटली स्केप मिल सकता है वहां पिए, ठीक है। दैट्स व्हाट कॉफी कॉफी शॉप ऑपरेट्स इन। सो ये चीज देखा है स्ट्रक्चर, किस तरह स्ट्रक्चर हुआ है, मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे कैम्ब्रिज मार्क्स ही नहीं काट सकता, ठीक है। और ये अब मैंने इधर पॉइंट पॉइंट करके लिखा हुआ है, लग बड़ा रहा होगा बट इफ यू राइट इन अ पैराग्राफ दिस इज नॉट मोर देन 6 to 7 लाइन्स, ठीक है। एंड इफ यू आपकी राइटिंग छोटी है तो मैं ख्याल से 5 लाइन है, एक एक लाइन है हर चीज के लिए। एंड दिस इज व्हाट कैम्ब्रिज वांट्स आल्सो, ठीक है। बेस्ट आंसर्स आर शॉर्ट आंसर्स बट एक्सप्लेन योर थिंग and then we will give the final judgment. You guys can take a screenshot, साथ साथ पढ़ लो। फाइनल जजमेंट मैं कहता हूँ कि मार्केटिंग यस इंपॉर्टेंट है एंड कैन क्रिएट अवेयरनेस, बट मार्केटिंग अलोन सक्सेस ग्रांट नहीं कर सकती किसी भी कॉफी शॉप को, बिकॉज क्वेश्चन ने पूछा सक्सेस ग्रांट करेगी या नहीं करेगी। मैं कहता हूँ प्रोडक्ट की क्वालिटी भी ज्यादा इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट बताता हूँ कि शॉर्ट टर्म में मार्केटिंग जो है वो शॉर्ट टर्म में आपकी अवेयरनेस एंड कस्टमर ट्रैफिक को इंक्रीज करता है। मार्केटिंग आपको शॉर्ट टर्म का फायदा पहुंचाता है लेकिन इन द लॉन्ग टर्म आपको सिर्फ हाई क्वालिटी और आपकी अच्छी सर्विस ही आपको फायदा देती है। मैंने शॉर्ट टर्म में भी बताया, मैंने लॉन्ग शॉर्ट टर्म इफेक्ट भी बताया, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी बताया। और मेरा फाइनल आंसर क्या है कि मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट आपके लिए कस्टमर को रिटेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट, जिस वजह से आप कस्टमर अगर हाई कॉफी एंड क्वालिटी प्रोवाइड करे तो दैट विल बी मोर इम्पोर्टेंट, और यही मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी होगी एक कॉफी शॉप के लिए टू गेट सक्सेस इन द लॉन्ग टर्म। You guys can read it as well. This is how you do a proper evaluation, ठीक है। ये जो नोट्स मैं अटैच करूंगा उसमें मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके अटैच कर दूंगा, ठीक है। एंड यू विल गेट दीज नोट्स आल्सो इफ यू जॉइन द कोर्स। सो खैर, this is how you do evaluation, this is how you do
एनालिसिस, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूं, सो एक बनाते हैं, व्हाट वी लर्न हाउ टू डू analysis plus how to do evaluation plus assessment objectives। और इधर मैं लिख देता हूँ इनके स्ट्रक्चर्स। अगर ये वीडियो देख के ये चीज़ें आपको समझ आई हैं, सो दैट वाज माय गोल। ये चीज़ सीख जाओगे बच्चों, आप आगे ग्रेड ले लोगे। बहुत मैं सीधी सीधी सी बात कर रहा हूँ। बिजनेस क्योंकि एक जर्नल सब्जेक्ट है, चीज़ें कॉमन सेंस से भी आ जाती है। मोटिवेशन किस तरह इंक्रीज करनी है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग का क्या है, पैसे कैश फ्लो कैसे इंक्रीज हो सकता है, दिस इज समथिंग अगर आप पेपर में आपने नहीं भी पढ़ा सिलेबस, आप दिमाग लगाते हो, बच्चे कर लेते हैं। उस चीज़ को लिखना किस तरह आगे, दैट व्हाट मैटर्स, ठीक है। इफ यू गाइज हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क मी एट email me at muzammilj@gmail.com। दैट्स माई email, यू गाइस कैन email मी here, मैं email का रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और इफ यू आर पार्ट ऑफ द कोर्स, वी हैव द वीकली क्लास, ठीक है, वीकली लाइव सेशन। यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी देयर फॉर एनी क्वेश्चंस। इफ यू गाइस वांट एनी इम्प्रूवमेंट, अगर कोई रिकमेंडेशन देना चाहते हो, दैट्स मोर वेलकम। लाइक आई ऑलवेज ओपन टू सजेशन, कोई इसमें पर्सनल होने वाली बात नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल। आई होप यू गाइस लर्न समथिंग एंड आई प्रे जो लोग भी देख रहे हैं, अपने उनका पेपर आ गया, इसका आई प्रे दे गेट द ग्रेड दे वांट एंड आई होप आई वाज टू सम हेल्प। मुझे अपनी दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज।